गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज देखो अपना CMA इंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स का पेपर हुआ है और जस्ट अभी मैंने पेपर को गो थ्रू किया है और पेपर बहुत ही अच्छा है। MCQ सिंपल है। डेटा एनालिटिक्स के जो क्वेश्चन है थोड़े से ट्रिकी हैं, बाकी पेपर मॉडरेट हैं, कोई इशू नहीं हुआ होगा, सबका अच्छा हुआ होगा। चलिए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके MCQ पार्ट पे और MCQ क्वेश्चंस को अपन एनालिसिस करें, उनके सजेस्टेड आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनसिस्टमेटिक रिस्क? कौन सी अनसिस्टमेटिक रिस्क नहीं है? यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। आप सभी जानते हैं कि सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर तीन तरह की रिस्क आती है, जिसमें आपका मार्केट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है और परचेजिंग पावर रिस्क है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो बिजनेस रिस्क हमारी अनसिस्टमेटिक रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क भी हमारी अनसिस्टमेटिक रिस्क है, डिफॉल्ट रिस्क भी हमारी अनसिस्टमेटिक रिस्क है एंड मार्केट रिस्क जो है वो हमारी सिस्टमेटिक रिस्क है। तो नॉट ए अनसिस्टमेटिक रिस्क, राइट आंसर होगा इसका डी, डेट इज द मार्केट रिस्क। सेकंड क्वेश्चन है, इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बेसिक अंडरलाइंग वेरिएबल? आप सभी ने पढ़ा होगा कि डेट इज कॉल्ड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर द इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिराइव्ड from the underlying assets. That is right answer will be A. Next है, K Limited's project with initial investment of rupees 60 lakh and life is 10 years generate cash flow after tax 12 lakh per annum. Calculate the payback reciprocal of the K Limited. आपको इसमें पूछा है सिंपल क्वेश्चन, पेबैक रेसिप्रोकल पूछा है। तो पहले तो हमें पेबैक पीरियड निकालना होता है। सो पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 60 लाख डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई एनुअल कैश इनफ्लो 12, डेट इज 5। और आपसे पूछा गया है यहाँ पे रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या होगा आपका 1/5 का मतलब हो गया आपका 0.20, डेट इज आपका 20%। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the key characteristics of commercial paper? Commercial paper की key characteristics क्या हैं? तो issued by the individual, no. Unsecured होते हैं, short term debt instrument होते हैं, so this is the right answer. Backed by the collateral, no. Issued for more than 5 years, no, क्योंकि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो राइट आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट है आपका, ए कंपनी हैज़ द फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल डिटेल्स। वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन पूछा गया है। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड या होल्डिंग पीरियड इज 40 डेज। नेक्स्ट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 30 डेज एंड पेबल्स डेफरल पीरियड इज 20 डेज। आपसे पूछा गया है कैश कन्वर्जन साइकिल, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है आपका, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस आपका रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 30 डेज का और माइनस हम कर देते हैं पेबल्स पीरियड। पेबल्स पीरियड हो गया आपका 20 डेज का। तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू कितना होगा आपका 50 डेज का। सो राइट आंसर विल बी 50 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ABC Limited is selling its product at ₹2 per unit. Variable cost of manufacturing has been estimated 35%, while the fixed cost at the present level of 1 lakh unit comes to 1 lakh rupees. The firm has issued 14% debenture of ₹26,000. Calculate the financial leverage of the firm. क्या कैलकुलेट करना है हमें इसमें? फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है। और फाइनेंशियल लिवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड और टैक्स रेट की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, तो सिंपल फॉर्मूला होगा EBIT डिवाइड बाई EBT। अब हमें EBIT और EBT कैलकुलेट करना है। सो आपको यहाँ पे सेल्स दे रखी है 1 लाख यूनिट के ऊपर, सेल्स हो जाएगा आपका 1 लाख इंटू 2 लाख की आपकी सेल्स आ गई। वेरिएबल कॉस्ट 35%, सो 2 लाख का 35% 70,000। कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 1,30,000, उसमें से माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट आ गई 1 लाख। तो EBIT आ गया हमारा कितना 30,000। EBIT में से माइनस कर देंगे हम इंटरेस्ट,
तो इंटरेस्ट हमारा होगा 26,000 का 14% और 26,000 का 14% डेट इज आपका 3640। तो ईबीटी हमारा जो रिमेनिंग रहेगा वो 26,360 आपका ईबीटी। अब हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, ईबीआईटी हमारा 30,000, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी 26,360, तो इसका जो आंसर आ रहा है 1.138। तो राउंडेड ऑफ में इसका आंसर होगा आपका सी 1.14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपको ईपीएस गिवन है ₹10, ईपीएस 10 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, रिटेंशन रेशियो आपको गिवन है 40% और आपसे पूछा है कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर एज पर गॉर्डन्स मॉडल। तो गॉर्डन्स मॉडल में जो आपको फॉर्मूला यूज होता है P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको गिवन है 16%, G ग्रोथ रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है डेट इज B इंटू आर, B इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो आपको गिवन है 40%, आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 20%, सो 40% का 20% ग्रोथ रेट आ गई 8% हम माइनस कर देंगे। और D1 क्या होगा, D1 आपको ईपीएस दे रखी है 10 और डिविडेंड पे आउट रेशियो, क्योंकि रिटेंशन रेशियो आपको 40% है तो आपका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो रहा होगा वो 60% रहा होगा। सो 10 का 60%, 6 रुपीज आपका डिविडेंड आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, 6 को हम 8% से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 75। सो करंट प्राइस विल बी 75 एज पर गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एज एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट perpetual sum of ₹10,000 annually from his investment, what is the annual value of perpetuity if the interest rate is 15%। देखिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, जब भी आपको perpetuity गिवन होता है तो सिंपल फॉर्मूला हम लगाते हैं कैश इनफ्लो डिवाइड बाई आर। कैश इनफ्लो आपका 10,000, आर इंटरेस्ट रेट डिस्काउंटिंग रेट इज 15%, सो 10,000 को 15% से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 66,666.67। सो राउंडेड ऑफ में इसका आंसर हो गया आपका ए 66,667। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है पी लिमिटेड हैज अर्न 9% रिटर्न ऑन टोटल एसेट ऑफ ₹50 लाख एंड नेट प्रॉफिट रेशियो इज 5%। आपसे इसमें पूछा गया है सेल्स। तो देखिए सबसे पहले तो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और नेट प्रॉफिट जो होगा आपका टोटल एसेट गिवन है 50 लाख, 50 लाख का 9% डेट इज 4,50,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट रेशियो आपको गिवन है 5%। यू नो कि नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इनटू 100। सो नेट प्रॉफिट इज 4,50,000। नेट प्रॉफिट रेशियो आपको गिवन है 5% आपको गिवन है। सो हमारी जो सेल्स होगी, सेल्स आ जाएगी हमारी कितनी 90 लाख, क्योंकि 90 लाख का जो 5% होगा डेट इज द प्रॉफिट 4,50,000। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 MM का क्वेश्चन है, डिविडेंड पॉलिसी से लिया गया है। MM मॉडल आर्ग्यूज दैट डिविडेंड इज इररिलेवेंट, क्योंकि MM की थ्योरी थी इररिलेवेंसी थ्योरी कि डिविडेंड पे करे या ना करे कंपनी के शेयर प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग पावर। यस, अर्निंग पावर के ऊपर डिपेंड करती है, नॉट हाउ द अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि डिविडेंड दिया जाए या नहीं दिया जाए उसका शेयर प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा इसका राइट आंसर है। सेकंड है ऑल इन्वेस्टर बाय द शेयर्स टू गेट द कैपिटल गेन। नो, केवल कैपिटल गेन इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। डिविडेंड इज पेबल ओनली आफ्टर डिसाइडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। नो, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ऐसा MM थ्योरी में नहीं था। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की सिचुएशन जो है वो आपके लिए फेवरेबल भी हो सकती है
और एडवर्स भी हो सकती है। फेवरेबल कब मानी जाती है कि इफ द रेट ऑफ अर्निंग इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंटरेस्ट रेट, तब तो वो फेवरेबल माना जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अदरवाइज फेवरेबल नहीं माना जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिटर्न, नो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ रिटर्न, नो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म, मतलब फर्म ज़्यादा कमा रही है और जो उसकी बोरोइंग्स है उसकी कॉस्ट कम आ रही है, तो आपका जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगा वो फाइनली शेयर होल्डर के लिए बेनिफिशियल होगा। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज द करंट रेशियो, कौन सा करंट रेशियो इंक्रीज होने में हेल्प नहीं कर रहा। देखिए जो करंट रेशियो होता है आप सभी जानते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो इंप्रूव कब होगा, या तो करंट एसेट बढ़ेगी या फिर हमारी करंट लायबिलिटीज कम होगी। फर्स्ट कह रहे हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर टू बाई दी स्टॉक, स्टॉक का मतलब यहाँ पे है इन्वेंट्री। तो देखिए डिवेंचर इशू करें, कैश आया हमारे पास, ठीक है, और हमने उस केस को काम में ले लिया इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए, तो कैश पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन इन्वेंट्री हमारा इंक्रीज हो गया। इन्वेंट्री इज पार्ट ऑफ करंट एसेट, सो करंट रेशियो हमारा इंप्रूव हो गया, तो इससे तो हमारा इंप्रूव हो रहा है। सेकंड कह रहे हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर टू पे दी क्रेडिटर्स, डिवेंचर इशू किए, कैश आया, कैश से हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। सो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का मतलब है करंट लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो गई, करंट लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो गई तो हमारा करंट रेशियो इंप्रूव हो गया, इससे भी करंट रेशियो इंप्रूव हो रहा है। सेकंड कह रहा है कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे दी क्रेडिटर्स, अगेन हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो करंट लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो करंट रेशियो हमारा इंप्रूव हो गया, इससे भी इंप्रूव हो रहा है। और नेक्स्ट है अवेलिंग द बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाई द मशीन, तो बैंक ओवरड्राफ्ट से क्या हुआ हमारा कि ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, और जो केस आया उस केस से हमने मशीनरी परचेज कर ली, तो मशीनरी तो हमारी करंट एसेट का पार्ट है नहीं, एग्री यहाँ पे, तो इससे हमारा करंट रेशियो इंप्रूव नहीं होगा, क्योंकि लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है तो करंट रेशियो हमारा डिक्रीज होगा। सो राइट आंसर इज डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 ये आपके डेटा एनालिटिक्स के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट कह रहा है एल्गोरिदम ट्रेडिंग इज आल्सो लर्न, यस, आपकी मॉड्यूल के अंदर साफ साफ पैरा नंबर 3 में जहां पे एल्गोरिदम ट्रेडिंग गिवन है वहां पे गिवन है रिएनफोर्समेंट लर्निंग, तो एल्गोरिदम ट्रेडिंग को हम रिएनफोर्स ट्रेडिंग के नाम से भी, लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर विल बी ए। इज एनी प्रोसीजर दैट ऑर्गेनाइज data into meaningful order to make it simpler to comprehend, analysis and visualize, इसको हम बोलते हैं डेटा सॉर्टिंग, डेटा एग्रीगेशन नहीं बोलते हैं, डेटा एनालिसिस नहीं बोलते हैं। राइट आंसर विल बी डेटा सॉर्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर क्लोजनेस एंड कोरिलेशन विद अदर एसेसिबल डेटा, ऐसा हमने पढ़ा था कि नेबर एल्गोरिदम्स, जिसमें अपन को दिया हुआ था केन एल्गोरिदम्स, ठीक है, तो केन एल्गोरिदम इज दी डेटा पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर क्लोजनेस एंड कोरिलेशन विद अदर एसेसिबल डेटा। तो इस तरीके से आपके एफएम के सजेस्टेड आंसर्स हैं एमसीक्यू के, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं एफएम के। डेटा एनालिटिक्स के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हैं, उम्मीद करते हैं आप सबका बहुत अच्छे हुए होंगे क्वेश्चंस। थैंक यू।